एक गांव में साकेत नाम का पोल्ट्री फार्म का मालिक हुआ करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत खट्टर भी था। हर दिन सुबह साकेत मुर्गियों के अंडे की पूजा करके उन्हें टीका लगाता था और तो और ट्रे से कुछ अंडे निकालकर उनके बदले प्लास्टिक के अंडे रखता था। फिर उन्हें शहर के एक सुपरमार्केट तक भेजता था। एक दिन एक सुपरमार्केट का मालिक साकेत को फोन मिलाया। क्यों भाई, बहुत लोगों ने कंप्लेंट दी है कि तुम्हारे दिए अंडों के कई अंडों में जर्दी नहीं है, वो प्लास्टिक के बनाए अंडे कह रहे हैं। मैंने नकली प्लास्टिक चावल को तो देखा है, लेकिन कभी नकली प्लास्टिक अंडा कभी नहीं देखा। कोई नया किस्म का धोखा देने का तरीका ढूंढ रहे हो क्या? अरे धोखा वोखा कुछ नहीं है सर, मैं कितना ईमानदार हूँ आपको पता है ना। आपका ट्रक वाला ही बीच में कुछ किया होगा, आप उसे पकड़कर मारिए। मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? मैं ही इस पूरे जिले में एक नंबर का एक सप्लायर हूँ। मैं तो अपने अंडों को भगवान की तरह पूछता हूँ सर। हाँ देखा है मैंने, तुम्हारे अंडे पर तो टीका भी लगा रहता है। बेचारे लोग तो उसे कोई काला जादू किया हुआ अंडा सोचकर डर जाते हैं। कहकर फोन रख दिया। इस तरह साकेत बहुत पैसे कमाने लगा। साकेत एक दिन बड़ा सा घर बनाकर गृह प्रवेश पर सबको बुलाया। सबके हाथों में एक एक अंडा थमाया। वे ये क्या है सोच रहे थे। सारे शुभ कार्य में नारियल फोड़ना आपकी परंपरा है, लेकिन अंडे फोड़ना हमारे पूर्वजों की परंपरा है। सब अंडों को नीचे फोड़कर नमस्कार कीजिए। इस तरह सब ने अंडों को नीचे फोड़ा। इसका अंडे का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, सोचा। कुछ दिनों बाद साकेत की शादी तय हुई। साकेत इवेंट मैनेजर प्रभास को बुलाकर, देखो जो तुम कराने वाले हो वो कोई छोटा मोटा इंसान की शादी नहीं है, एक मास्टर साकेत की शादी है। शादी का मंडप फूलों से नहीं बल्कि अंडों से सजाओ। खाने में सिर्फ एग आइटम्स ही होना चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए उनके बिना जाने हर करी में एग मिला दो। और शादी में मुझे स्पेशल एंट्री देना है, वो भी मुर्गी के अंडों से ही मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा एंट्री देखकर लड़की के परिवार वाले शॉक हो जाना चाहिए, समझे? समझ गया सर, बस आपकी पूरी शादी अंडों के थीम पर होनी चाहिए, बस इतना ही ना। आप देखते रहिए आपकी एंट्री कैसे प्लान करता हूँ। 2 दिन बाद प्रभास एक कार को लेकर आया। उसे देखकर साकेत, शाबाश, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया मेरी एंट्री अच्छे से प्लान की हो। इस तरह उसकी शादी का दिन आ ही गया। साकेत उस एक कार में बैठा। सर गलती से भी डोर मत क्लोज कीजिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। साकेत फिर उस एक कार में निकल गया। इतने में वो कार खड्डे में गिरा। वो कार का डोर बंद हो गया। अरे डोर बंद हो गया, मुझे रोड नहीं दिखाई दे रहा है, यूं पुकारने लगा। वो एक कार फिर इधर उधर जाने लगी। साकेत कार के अंदर से प्रभास को फोन मिलाया। डोर बंद हो गया रे, तुरंत आकर खोलो। कहा था ना सर, अब उस डोर को खोलना हो तो मैकेनिक को ही आना पड़ेगा। वैसे आप हो कहाँ सर? कहाँ हूँ मुझे क्या पता, मुझे रास्ता खाक दिख रहा है। इतने में एक कार जाकर एक नो पार्किंग एरिया में रुक गई। ट्रैफिक पुलिस आकर उसका फोटो निकालकर 10,000 रुपए का चालान डाले। वो कार फिर से चालू हो गई। अंदर से साकेत, ये क्या कार है भाई, खुद ब खुद जा रही है? पता नहीं मुझे ले जाकर किससे ठोक दे। अरे प्रभास, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रे, यूं चिल्लाया। इस तरह वो एक कार गांव के बाहर आ गई। इतने में आसमान में एक बड़ा सा गरुड़ उसे देखा। वो गरुड़ ने सोचा कि असली वाला अंडा है और उसे अपने दोनों पैरों से हवा में उठा ले गई। हे भगवान, अब ये हवा में भी उड़ने लगी रे, बचाओ मुझे बचाओ, चिल्लाने लगा। वहाँ लड़की के परिवार वाले साकेत के स्पेशल एंट्री का इंतजार करते हुए उसकी राह देखने लगे। दुल्हन प्रभास से
वे अभी तक नहीं आए जी। और वैसे वो कैसे आने वाले हैं, कुछ तो बताइए। प्रभास घबराकर। वो कैसे आ रहे हैं, आखिर कहाँ हैं और कब आएंगे, मुझे ही नहीं पता मैडम। सब एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतने में आकाश में वो गरुड़ एक कार को पकड़कर उड़ रही थी। वो देखकर लड़की वाले घबरा गए। फिर वो गरुड़ मंडप के ठीक आगे ही उस कार को छोड़ दी। वो कार आकाश से सीधा वहां डबेल करके गिर गया। उसका डोर खुला तो उसमें साकेत नजर आया। लड़की और उसके परिवार वाले जोर से तालियां मारने लगे। प्रभास जाकर, आपकी एंट्री सुपर हिट हुई है सर, आइए, मुहूर्त के लिए देरी हो रही है। रे शादी के बारे में भगवान जाने, मुझे पहले अस्पताल लेकर जाओ रे, मेरे बॉडी के सारी हड्डियां टूट गए हैं, यूं लग रहा है। कुछ देर बाद साकेत को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। 6 महीनों के बाद ठीक हुआ साकेत अपने अंडे के पागलपन से छुटकारा पा ही लिया और फिर ईमानदारी से व्यापार भी करने लगा। कई साल पहले धनवानपुर नाम का गांव था। उस गांव में नौकरों को छोड़ के बाकी सब लगभग अमीर थे, लेकिन उस गांव में एक भी भिखारी भीख मांगने नहीं आता था, क्योंकि उस गांव वालों को पैसों का लालच ज्यादा था। भिखारियों को एक निवाला तक खाना नहीं देते थे। उस गांव में भूखाराम नाम का एक गरीब इंसान रहता था। वो अपनी पत्नी स्वरूपा और बेटा गोलू के साथ एक झोपड़ी में जी रहा था। बेटा गोलू बहुत मोटा था, वो बहुत भुक्कड़ था। वो जितना खाने के बावजूद और ज्यादा खाने की चाह रखता था। भूखाराम की मेहनत की कमाई उसके बेटे के खाने में ही जाता था। भूखाराम उस गांव के अमीर लोगों के घर में कार साफ करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन भूखाराम सिन्मुख नाम के आदमी के घर पे जाके, साहब 2 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, लगता है आप व्यस्त होने के कारण भूल गए। तो सन्मुख को बहुत गुस्सा आया। हाँ रे, सच में भूल गया तो सीधा घर पे आके पूछेगा, कितनी हिम्मत है रे तुझे, कहकर भूखाराम को लात मारा। भूखाराम जाके नीचे पटका। तू कितना, तेरी हैसियत कितना, दोबारा अगर मेरे चौखट पे कदम रखा तो जान से मार दूंगा, जा यहाँ से। भूखाराम उदास होके घर पे आया। उसे देखकर स्वरूपा, आप फिक्र मत कीजिए जी, आपके दादा परदादा भी अमीर थे, वो दान धर्म करके गरीब हो गए। देखते जाइए, एक ना एक दिन वो भगवान हमारे ऊपर कृपया करेगा। उतने में गोलू आके, पापा मुझे काजू की चिक्की चाहिए। भूखाराम उसे नमस्कार करके, अरे इस गरीब के पेट में बकासुर कैसे पैदा हो गया रे, कहकर ऊपर देखा। ए भगवान, ये क्या परीक्षा है। एक दिन भूखाराम और गोलू बाजार में गए। तब गोलू ने एक तरबूज का ठेला देखा। पापा मुझे तरबूज चाहिए, तुरंत खरीद कर दो। हमारी परिस्थिति तरबूज और सेव खाने जैसी नहीं है बेटा, माँ ने घर पे रोटी बनाया है, जाकर खा, मुझे जमींदार के घर पे काम के लिए जाना है, कहकर चला गया। गोलू वहीं पे खड़ा रह के तरबूजों को देखता रहा। एक आदमी तरबूज खा रहा था, वो आधा खा के नीचे फेंक दिया। गोलू तुरंत जाके उस टुकड़े को उठाकर उसे बहुत प्यार से खाया। उस टुकड़े के आखिर में एक दाना बचा हुआ था। उस दाने को देखकर गोलू को एक उपाय सूझा। इस तरबूज के दाने को बोकर देखता हूँ, अगर सचमुच का तरबूज उगा तो और ज्यादा दाना बोकर उन सारे तरबूजों को मैं ही खा जाऊंगा और किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके झोपड़ी के सामने उस दाने को बोया और अगले दिन सुबह देखा तो एक बहुत बड़ा तरबूज उगा। वो देखकर गोलू, स्वरूपा, भूखाराम तीनों आश्चर्य हो गए। उतने में वो तरबूज बात करना शुरू कर दी। गोलू, तू मामूली बच्चा नहीं है, तू अपने वंश का नाम रोशन करने के लिए ही पैदा हुआ है। तुम्हारे भूख की वजह से तुम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो। तुम जितना चाहते हो उतना मैं तुम्हें तरबूज का जूस दूंगी। आप लोग मेरे दिए हुए जूस से व्यापार शुरू करो और बहुत आगे बढ़ो। वो सब उस तरबूज को प्रणाम किए। भूखाराम गोलू से, तू बकासुर नहीं है बेटा, तू तो हमारे लिए साक्षात भगवान है। वैसे वो उस तरबूज से आए जूस को हंडों से भर के बेचते थे। वो जूस स्वादिष्ट होने के कारण गांव वाले आके लगातार जूस पीते थे। वो बात जब विदेश तक फैली, विदेशिया भी उस तरबूज को देखने के लिए आए।
वो लोग भी हंडों से तरबूज का जूस पकड़ते थे। वैसे भूखाराम बहुत पैसा कमाने लगा। जल्दी भूखाराम उस गांव के सबसे बड़ा घर बनवाया। उसके महल के सामने वो तरबूज का ठेला रख के जूस बेचता था। गरीबों को मुफ्त में जूस बांटता था। गोलू रोज एक बकेट पूरा जूस पी लेता था। भूखाराम को देख के सन्मुख जलता था। एक रात सन्मुख वहां पे आके आखिर इस तरबूज में क्या है जानकर इसे कैसे भी बर्बाद कर देना होगा, नहीं तो इसको अक्ल ठिकाने पे नहीं आएगा सोचकर एक सीढ़ी लगाकर वो तरबूज के ऊपर चढ़ा और छुरी से तरबूज के ऊपरी भाग को काटा। धीरे से उसके अंदर उतरा। सन्मुख अंदर से, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो आके बचाओ बचाओ कहते हुए सन्मुख की आवाज बाहर सुनाई दी। वैसे रात भर कोई मारता हुआ आवाज और सन्मुख की रोते हुए आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन भूखाराम जूस बेचते वक्त सन्मुख तरबूज के अंदर से चोट खाकर बाहर आया। लोग उसे देखकर आश्चर्य हो गए। सन्मुख जैसे तैसे उसके ऊपर से नीचे कूदा और नीचे गिर गया। उतने में एक आदमी आके, तरबूज के अंदर क्या था भाई? सन्मुख उसे खींच के लाफा मारा और चक्कर खा के नीचे गिर गया।